नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा। सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर सब हम यहाँ पे देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये मीडिया है जहाँ पे पिक्स का रिवोल्यूशन चलता रहता है। लगातार हम पिक्स की प्रैक्टिस कराते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं। यहाँ ये फाइल में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अगर आप देखिए फाइल में एक तो ये GS 1 2 3 4 के देखिए पूरे 2018-19-20 के पूरे पेपर में दे दिए कंपाइल। जितने नए पैटर्न के 240 क्वेश्चन है सब एक साथ दे दिए, प्लस GS 1 2 3 4 के पूरे दे दिए, अलग अलग भी ऐसे के भी दे दिए, हिंदी के भी दे दिए। चलिए अब ये पेपर देख लेते हैं। ये GS 4 का पेपर है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस से आया है। ये इसमें आपको हमने दिए हुए थे और इसके ऊपर वीडियो भी बनवा रखा है, पॉइंट टू पॉइंट नोट दिए हुए थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। कोई इसमें सिर्फ आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। ये जो डिस्कस होता है, एक्सप्लेन होता है, क्रिटिकली एनालाइज होता है, ये सारे शब्दों का मतलब आपको जरूर पता रखना पड़ेगा। ये अगर आप जाएंगे यहाँ पे यूट्यूब में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें बताया गया है। सिंपल बात ये है, GS 1 2 3 4 में यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहले सबसे काम आपको ये करना चाहिए, GS 1 2 3 4 में पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट जो हमने बनवाए हुए हैं वो जरूर देखना चाहिए। उस पर हमने वीडियो सीरीज भी प्लेलिस्ट में बना रखी है और जो बचे हुए हैं उन पर भी बनवा देंगे, ठीक है। आप हमारे साथ नहीं तो कहीं से भी गूगल करके जो भी चीजें ऑफिशियल सिलेबस में लिखी है पढ़ने की जरूर यहाँ पे समझने की जरूरत है। उसके बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, लगातार आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के बिना कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी पेपर जैसे सिलेक्ट होने में। एक चीज और है, यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। 2018 वाला पेपर था, काफी कुछ यूपीएससी के क्लोज था, मतलब काफी एनालिटिकल और अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में भी लगभग ऐसा था, लेकिन 2020 में ऐसा नहीं है। 2020 में काफी कुछ सिलेबस से रिलेटेड था और डायरेक्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा है, अप्लाइड और जो एनालिटिकल वाले थोड़े से कम है। और यूपीएससी की तरह ज्यादा केस स्टडी पे यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये RTI वाला यूपीएससी में 2020 में भी आया, GS पेपर 2 में भी आया आपका, जो यूपीपीएससी 2020 का मेंस है, GS पेपर 4 में भी आया। भैया इसको ध्यान से देखा ही लो, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये और इसका हर जगह जरूरत है, पॉलिटी में भी और एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड में भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक्चुअली किसी भी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है अगर मतलब बेईमान अधिकारी है वो, तो उसके अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मतलब कि गवर्नमेंट सैंक्शन अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसी डिसऑनेस्ट ऑफिशियल को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक शील्ड होती है करप्शन की। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट एक्चुअली क्या करती है, गवर्नमेंट जबरदस्ती जो है कई बार यहाँ पे ऑफिसर्स को कुछ ये वाली चीजें एक्सटेंड भी कर देती है कि भैया ये बड़े ऑफिसर हैं तो इनके लिए जो उनसे भी बड़े वाले या फिर कोई और जो है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की आपको सहमति की जरूरत होगी। ये वाली चीजें हैं कुछ, और ये इसलिए भी होता है। करप्शन देखिए ऐसी चीज है जो ना ही कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी होगा। सिर्फ जो है आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है जनता को कि भैया हम करप्शन खत्म कर देंगे। सारी सरकारों का ये सत्य है। ये जो सरकार है अपने आप को जो है आप पे ईमानदार कहेगी, पिछली वाली सरकार को बेईमान कहेगी। और ये भी एक सत्य है कि सारी सरकारें अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो प्रोज हैं, जो अपने चट्टे पट्टे हैं, उन्हीं को यहाँ पे किसी तरह सरकार में घुसाने की कोशिश करती है। और ऑफिसर्स का भी है ये कि भैया सरकार उन्हीं ऑफिसर्स को प्रेफर करती है जो उनको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा ये साठगांठ होती है अधिकारियों की भी और नेताओं की, मंत्री की, तभी तो ये सब चीज़ें जो है पब्लिक क्षेत्र में पूरा का पूरा करप्शन होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस का कि भैया ये जो गवर्नमेंट सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, इससे डिसऑनेस्ट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। अच्छी चीज़ है ये, आपको लिखना जरूर चाहिए एक बार। इसमें नेक्स्ट है इसमें कि आपको ये डिस्कस करना है इम्पार्शियलिटी और कमिटमेंट। ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड है जो कि सिलेबस में दिए हुए थे, ठीक है। फिर ये वाला एक चीज़ और है, ये मैं बताना भूल गया, 2018-19-20 इसके लिए हमने जो है एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है एक हमारे एडुकेटर को। वो आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन आए 240 18-19-20 के, GS 1 2 3 4 के, सबके मॉडल आंसर विद इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन सब बताएंगे बाइलिंगुअल में, ठीक है। जल्द आ जाएगा वो आपके सामने। ये एक केस स्टडी है, ठीक है। इसमें क्या है कि भैया एक ऑफिसर है और उनके ऑफिस में एक एम्प्लॉय यहाँ पे जो है वो घूस ले रहा था, रिश्वत ले रहा था। ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन ऑफिसर क्योंकि जानता था कि जो एम्प्लॉय है उसके बूढ़े माँ बाप हैं और वो बेघर जो है बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए ऑफिसर ने उस एम्प्लॉय को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया। अब आप बताइए आप क्या करते कि मान लीजिए आप ऑफिसर होते तो क्या उसको छोड़ देते? मैं तो कतई ना छोड़ता। देखिए सिंपल बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे रिश्वत ली है, जब आप एक कर्मचारी हैं
यानी कि आपको वहाँ पे सैलरी मिलती होगी, तो आपने अपनी जॉब के साथ बेईमानी करी है, ठीक है। और यहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप हैं, ये वाला इमोशनल एंगल जरूर है, लेकिन आप उनकी सोचिए कि जिनसे ये रिश्वत ले रहा होगा, ये तो ये लोग जो जो नॉर्मली लोग से तो रिश्वत ले रहा होगा, उन लोगों ने बेचारों ने कैसे कैसे जो है पैसे जुटा के इसको दिए होंगे। तो ये आदमी जो लालची है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन सबसे पहले हैं, बाकी ये एम्पैथी वाला, बैलेंस बना के रखने वाला, वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर कोई अपने काम के लिए वफादार नहीं है, ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है यहाँ पे माफ़ नहीं करना चाहिए। आप लोग अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइए, क्या करना चाहिए आपको, डिस्कस करना है आपको डिटेल में। फिर नेक्स्ट है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप अप्लाई करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सिलेबस में लिखा था, बताएंगे इसको अलग से भी। क्या मतलब समझते हो आप पब्लिक सर्वेंट से? ये पब्लिक सर्वेंट तो सिर्फ छलावा है। पब्लिक सर्वेंट नाम से जो है कई सारे ऑफिसर अपनी खैर उसकी लाज रखते भी हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर ऑफिसर्स यही होते हैं कि जैसे ही वो आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आईएएस बन गए, वो तुरंत जो है पब्लिक के राजा समझने लगते हैं अपने आप को। समस्या यही है नौकर वो, हमारे ही टैक्स के टुकड़ों पे पलते हैं वो, हमारे ही टैक्स जब हम देते हैं, हम सारे लोग, पब्लिक जनता टैक्स देती है, उन्हीं के टुकड़ों से उनको सैलरी मिलती है, चाहे वो जितने भी आईएएस पीसीएस हो या फिर मंत्री हो, लेकिन फिर भी समझते वो अपने आप को राजा हैं। खैर ये आपको बताना है अभी, क्योंकि अभी आप देखिए सिंपल बात यही है कि भैया एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसमें कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं, लेकिन लाइफ में वो सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं। खैर अभी आपको डिप्लोमेटिकली खेलते हुए इसका आंसर लिखना है कि आप क्या समझते हैं। इमोशनल भावनाओं में भाई मत लिख देना, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर लिखना है यहाँ पे। वैसे भी ये चीज़, इसी चीज़ का टेस्ट हो रहा है, सब जानते हैं कौन कैसा है, ठीक है। जो अंदर आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं या फिर जो आप लोग देने वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं ऑलमोस्ट। फिर किस तरह के एप्टीट्यूड की जरूरत होती है सिविल सर्विसेज के लिए, इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट है टॉलरेंस और कंपैशन के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन बस घुमा फिरा के पूछने की थोड़ी प्रवृत्ति है ये, और आप अगर पूरा सिलेबस मतलब ऑफिशियल वाला ध्यान से कर लो तो आराम से मतलब 80-90% तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो केस स्टडी है, उसमें तो आपको इंडिविजुअल अपना थॉट प्रोसेस लिखना है। उसमें जो आपका ये डेवलप हुआ है जितनी भी, अब मान लीजिए उसमें कुछ कोर टेक्निकल टर्म्स लिख जरूर सकते हैं आपके, भैया एम्पैथी वाला जोड़ दिया, इंटीग्रिटी वाला जोड़ दिया, प्रोबिटी जोड़ दिया, सारी चीज़ें जो है, ऑनेस्टी जोड़ दिया, सेल्फ अवेयरनेस जोड़ दिया, ये सब जो है कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं एक्चुअली इथिक्स में। इसका मैं जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक ऐसे जो है कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में उनको कुछ ना कुछ तरीके से फिट किया जा सके। कुछ एक ऐसे एक मतलब लिस्ट होती है कीवर्ड की, वो आपको जल्द मिलेगा यूपीपीसीएस के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि आपको परसुएसिव कम्युनिकेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है प्रोबिटी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, और इसमें क्लियरली एक्सप्लेन करना है फिलोसफिकल बेसिस क्या होता है प्रोबिटी का गवर्नेंस में। 5 प्रिंसिपल बताने हैं कोड ऑफ कंडक्ट के। कोड ऑफ कंडक्ट भी बेसिक सिलेबस में लिखा हुआ है, और हमने इसमें पापा वीडियो में भी सारी चीज डिस्कस की है। गीता का अनासक्ता योगा, ये आपको बताना है, क्या मैसेज देता है सिविल सर्वेंट के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कांत की जो डॉक्ट्रिन है ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, इसका क्या रोल होता है और सिविल सर्विसेज में, ये आपको डिस्कस करना। देखिए सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी जा सकती वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी शॉर्ट एनालिसिस दे रहा हूँ मैं, बाकी आपको डिटेल्ड एनालिसिस जल्द मिलेगी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखी केस स्टडी। ये इसमें क्या है कि एक देवानंद जी हैं, ठीक है, वो अंडर सेक्रेटरी हैं एक पेंशन विभाग में, ठीक है। अब उनके एक मित्र हैं गुरुदत्त, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं। उन्होंने क्या किया कि भैया वो पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि एक अशोक कुमार, अपनी उनकी मंथली पेंशन आती होगी, तो उसका 30% वो बिंदु चोपड़ा को चेक के माध्यम से हर महीने भुगतान करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो ये है गुरुदत्त, इन्होंने ये पाया है कि जो ये बिंदु चोपड़ा है, मिसेस बिंदु चोपड़ा, सॉरी ये श्रीमती लिखा हुआ है, तो श्रीमती बिंदु चोपड़ा जो है, अब देखिए ये अशोक कुमार है, इनके से हर महीने 30% जा रही है चोपड़ा को, तो इनको शक हुआ कि भैया ये तो अशोक कुमार है, ये चोपड़ा को क्यों भेज रहे हैं हर महीने। तब इन्होंने पाया कि ये जो चोपड़ा जी हैं, चोपड़ा जो मैडम है, ये इनके देवानंद के ऑफिस में एक सेक्शन ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ हैं। तो अब इनको भैया ये शक हो गया कि ये लगता है कि जो ये अशोक कुमार जी हैं, उनसे कुछ यहाँ पे डील हो रही है, या फिर उनके खिलाफ कुछ करप्शन किया जा रहा है, कुछ पास वास कराने के लिए शायद सेक्शन ऑफिसर जो होंगे उन्होंने मतलब घोटाला वोटाला कुछ किया है, या फिर घूस ले रहे हैं, और वो अपनी पत्नी के नाम पे ले रहे हैं अशोक कुमार जी से, और वो वृद्ध हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, तो शायद उनका यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको बता दिया देवानंद को। अब इसमें जो है ये मतलब यही सब चीज़ें हुई फिर, तो देवानंद जी को ने ये सब मतलब ये इन्होंने सब ये अपने मन में थोड़ी सी कहानी टाइप की सब समझी कि मतलब थिंकिंग करी कि भैया क्या पता ये हुआ हो ये, ठीक है। अब देवानंद जी ने क्या किया, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं, तो वो अशोक कुमार के घर गए। अब उन्होंने देखा कि वो बूढ़े हैं और अल्जाइमर के रोग से ग्रस्त हैं, उसमें याददाश्त भी कमजोर रहती है, ठीक है, और वो ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो देवानंद जी थोड़े निराश हुए और उन्होंने डायरेक्ट गए अपने सेक्शन ऑफिसर, जो अब ये अंडर सेक्रेटरी हैं, वो सेक्शन ऑफिसर है, तो ये काफ़ी उससे ऊपर सीनियर पोजीशन पे, उन्होंने डायरेक्टली पूछताछ कर ली। तो प्रेम चोपड़ा जी ने बताया कि जो श्री अशोक कुमार जी हैं, वो इनके पापा के फ्रेंड हैं, और उनकी कोई संतान नहीं है, और इनकी जो पत्नी है, ये इनकी ये क्या नाम है,
प्रेम चोपड़ा जी की जो पत्नी है वो उनकी पुत्री की तरह देखभाल करती, इसलिए अशोक कुमार जी अपनी इच्छा से इनको 30% देते हैं ताकि इनका लौंडा आईआईटी की महंगी कोचिंग कर सके। ये है मेन बात। और इससे देवानंद जी का कोई लेना देना नहीं है, अंडर सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं, कोई यहाँ पे करप्शन नहीं हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या देवानंद जी ने भयंकर गलती की कि वो अपना जो है नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? किस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, तर्कपूर्ण तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ये बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, प्लीज इस पर एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, ये ठीक क्वेश्चन लगा। एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंड्यूसेस टू बोथ द पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। मतलब जो क्रोध है वो हानिकारक नकारात्मक संवेग है, व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें आपके कुछ थॉट प्रोसेस भी लग सकते हैं आप, मतलब इसमें जो है पर्सनल आपका जो भी आपका सोचना है जीएस के लिए, जैसी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये हमेशा कहा जाता है कि भैया सरकारी ऑफिसर घूस ले लेते हैं क्योंकि आप देते हैं, घूस देना बंद कर दो तो लेना बंद कर देंगे, ऐसा ही नहीं। आलोचनात्मक परीक्षण जरूर किया जा सकता है, लेकिन सिंपल बात यह कि जनता को मजबूर किया जाता है। अब आप मान लीजिए घूस नहीं दोगे तो काम ही नहीं करेंगे वो लोग, लोगों को लगता है कि यार काम नहीं होगा, इससे बढ़िया थोड़ा बहुत दे ही दो। और ये जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर ला दी जाए आज भी आप देखिए जो है, अगर सड़क पे कोई चल रहा है, कोई भी मान लीजिए जैसे पॉल्यूशन चेक चल रहा है, ट्रैफिक वाले क्या करते हैं कि पैसे लेके छोड़ देते हैं। अगर आप जो है इतना जो है यहाँ पे कई सारे स्टेप उठाने की जरूरत है, एक्चुअली सबको मिल के ही ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि सीधा जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर जैसे जन सुनवाई वाला पोर्टल बनाया गया है, अब उसमें सुनो तो, जन सुनवाई पोर्टल बना के छोड़ दियो, कोई वहाँ पे अपनी शिकायत करता है, कोई सुनता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं, ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। अभी आपने एक कागज मूवी देखी होगी अगर, तो उसमें उस बंदे को अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए बताइए कितनी सारी जगह जो है पहले वो ऐसे भटकता रहा, रिश्वत दे के भी काम नहीं हो रहा है। इतने सारे कई बार वीडियो वायरल हो जाते हैं। अभी एक राजस्थान की पीसीएस ऑफिसर ने कॉन्फ्रेंस, उनकी कॉल जो है पकड़ी गई, उनको 10 लाख रुपए चाहिए थे। क्या हुआ बताइए उसमें? यही तो समस्या है ना, 60 गांठ होती है। अगर कोई आईएएस पीसीएस जैसे पकड़ा जाता है तो पहली बात तो उसको आईएएस पीसीएस से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए हमेशा के लिए। दूसरी बात, उसको कभी भी कोई सरकारी नौकरी जो है ज्वाइन करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कुछ लगभग जो है 5-6 साल की कारावास वाली, तब जो है जाके सुधरेंगे। लेकिन ये होता ही नहीं है, सब जो है मामला रफा दफा कर दिया जाता है। सब पैसा पावर का गेम होता है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग डिप्लोमेटिक आंसर लिखिए, बाकी क्या होता है दुनिया में सबको पता है। नेसेसरी फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, ये लिखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, ये इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए। क्या ऐसा है? ये डिस्कस करना है आपको। नेक्स्ट इसमें और लास्ट ये है, ये केस स्टडी है। आप एक ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जो कि एक ऐसे स्टेट में मतलब पोस्टेड है जहाँ पे अभी चुनाव ना हुआ, उन्होंने भैया बोला कि भैया दारू बंद कर दी जाएगी। अब दारू बंद करने के लिए एक जो है चीफ मिनिस्टर ने, जैसे ही वो लोग जीत गए, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया। और अब आपको ये बताना है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसे इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि मतलब इसमें देखिए लिखा क्या है, विच इज कंसीडर्ड बाय मैनी टू बी मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। अब दारू पीना ना पीना ये सबकी पर्सनल चॉइस है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आप इसमें आपको कमेंट लॉजिकली, मतलब आपको लॉजिकली यहाँ पे कमेंट करना है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप जो है सीधा सीधा यही बोल देंगे कि नहीं दारू बंद कर दो, ये सब बेकार की चीज़ है। अरे भैया, दारू अगर बंद कर दी तो जो टैक्स का पैसा आता है उससे बहुत बड़ा पैसा होता है, वो समझ रहे हैं आप। कोरोना में आपने देखा था, भले टिकटॉक और हंसने वाली चीज़ें हों, लेकिन फाइनली लोग जो है इकोनॉमी दारू पे आकर डिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि दारू का टैक्स मिलता है डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को। अब अगर इन्होंने दारू बंद कर दी तो एक बड़ा जो है रिवेन्यू लॉस हो रहा है यहाँ पे। ये वाला जो है आपको फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। अब यूपी में अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, दारू बिल्कुल बिकती है बढ़िया, खुलेआम सरकारी ठेके होते हैं, और इवन जो है सरकारी भांग भी बिकती है। अब लेकिन सरकारी जो भांग का ठेका होता है वो बेचते हैं 2-4-5 रुपए का बेचते होंगे शायद, वो इतना थोड़ी ना बेचते होंगे जितना ये दारू वाला है। तो ये वाला जो अगर आपने बंद कर दिया, और ये जो भांग वाली चीज़ है ये ना बंद की, तो ये इसको रिवेन्यू को जो है कंपनसेट नहीं कर पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, मान लीजिए कोई गेस्ट आ रहा है, इंटरनेशनली लोग आते हैं, उनको मान लीजिए वाइन पीनी हुई। अब दारू के बहुत सारे स्वरूप है ना, दारू सिर्फ अल्कोहल थोड़ी ना होती है, विस्की मतलब विस्की थोड़ी ना होता है, रम होता है, वाइन होता है, शैंपेन होता है, बियर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली सरकार को हर चीज़ों में लबर लबर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो है आपको ये वाले, मान लीजिए जैसे कई सारे मामले उठते हैं कि दारू पी के लोग पिटाई करते हैं, घर में बच्चों को पीटते हैं, ये वाली चीज़ों में कानून को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो आपने अगर दारू बंद कर दी तो टैक्स नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से एक और चीज़ है कि दारू के व्यापार में कई सारे लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी सबकी नौकरी छूट जाएगी एकदम से। वैसे ही इतनी बेरोजगारी चल रही है, ऊपर से आप ये और कर दोगे, तो ये यहाँ पे कमेंट करना है आपको लॉजिकली, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ GS4 की एनालिसिस खत्म होती है। आपको डिटेल्ड आंसर जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।